ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी चल रहा था, नीचे की बात हुई थी। अब उसमें हमें देखना है कि इकोलॉजी क्या हुआ करती थी। इकोलॉजी थी क्या कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में क्या कोइंसिडेंट होता है, कौन किसे कैसे प्रभावित करता है, ये देखना था। हमने तो यही पढ़ा था, है ना। लेकिन अभी तो यही नहीं पता है भैया कि एबायोटिक फैक्टर हैं क्या। आपने सुना बस है कि लाइट है, पानी है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, एबायोटिक है। बायोटिक क्या है, जो लिविंग है वो बायोटिक थे, और जो नॉन लिविंग थे वो। तो भाई हम ये पता करना चाहते हैं कि जो एबायोटिक हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने और लिखें कि ये है क्या, क्यों जरूरी है, कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। जब उसके बारे में जानते रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि ऐसे प्रभावित करता है। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या है बताओ, नॉन लिविंग है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये प्रभावित करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सही बात है ना। इसमें से एक एक करके पढ़ना है ना। क्या क्या हमें पढ़ना है पहले एक साथ लिख लो। एबायोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर, लिखते चलो। टेम्परेचर है, टेम्परेचर एबायोटिक है। टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये क्वेश्चन अभी पिछले बार आया हुआ है ना। हाँ, इस बार भी आया, तो इसी बार के बोल रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो कौन सा है, तो ये है मोस्ट इफेक्टिव। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, टेम्परेचर है। इसी से जीव सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है सबसे ज्यादा प्रभावी। ठीक, चलिए पहले लिखते हैं टेम्परेचर। एक एक करके पढ़ना है। पहले स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, टेम्परेचर से। लिखिए तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, लिखेंगे यह सबसे ज्यादा प्रभावी एबायोटिक फैक्टर है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, आपको एक चीज बताया था कि अगर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का इक्वेटर है ना, तो जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, बोले तो पोल की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे एज मूव इक्वेटर टू पोल, एज मूव इक्वेटर टू पोल, जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर का मान घटता है, तापमान का मान क्या होने लगता है, घटता है। तभी तो वहां पर क्या है, इक्वेटर पर अमेज़न के जंगल वगैरह थे, याद आ रहा है ना। तो वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी थी, है ना। तो वहां से जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, है ना। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर चलने पर, यहां पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो लिख देना मूव 1 किलोमीटर, टेम्परेचर डिक्रीज 6 डिग्री सेल्सियस। कितना, हाँ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे
तो क्या हो जाएगा, ठीक। टेम्परेचर जीव को कैसे प्रभावित करता होगा, ये तो मान लो टेम्परेचर की बात हो गई कि इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या है, बोलो, यहां पर ज्यादा है, ऊपर जाते हैं तो वो नहीं, यहां पर कम है, ऊपर जाओगे तो और घटता जाता है, ऐसे ही है ना। तो बताओ, हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्या है टेम्परेचर में कि वो जीव को प्रभावित करता है, प्रभावित कैसे करता है। तो टेम्परेचर क्या करता है, जो जीव होता है उसकी काइनेमेटिक एक्टिविटी होती है, काइनेमेटिक एनर्जी होती है, उसी से वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को शो करता है, और कम टेम्परेचर पर यह एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे जीव क्या हो जाते हैं, उनका वितरण कम हो जाता है, वितरण ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ है ना, यहाँ का टेम्परेचर चेंज हुआ तो कहीं और चले गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे टेम्परेचर जीव की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। टेम्परेचर इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, इसके कारण जीवों में वितरण होता है। इसके कारण जीवों में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी निकालिए, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल दिया होगा स्नो लियोपार्ड, देखिए स्नो लियोपार्ड मिल गया, स्नो लियोपार्ड आप देखिए मिल जाएगा, है मिला, मिल गया है, वो भी मिलेगा उसी में। देखिए स्नो लियोपार्ड जो है, लिख लेना इसमें, यह केरला के जंगलों में नहीं मिलता है, इट नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, मिल गया। हाँ, हिम चीते, स्नो माने बर्फ होता है ना, हिम चीते, एनसीईआरटी में लिखा है हिम चीते, क्या लिखा है, हिम चीते। स्नो माने बर्फ, हिम माने बर्फ होता है, हिम क्रीम, आइसक्रीम है ना। तो स्नो लियोपार्ड कहाँ है, कहाँ नहीं मिलेगा आपको, केरला के जंगलों में नहीं मिलता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर डिफरेंस है। अगला एक और लिखा होगा ट्यूना फिश, दिखा क्या, मिला, देखिए कितने लोगों को मिल गया है, ट्यूना फिश। हाँ, दूसरा है ट्यूना फिश, लिखा होगा देख लीजिएगा, मिल गया ट्यूना फिश, लिखेंगे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओशियन के बाद नहीं मिलती है, देखो लिखा होगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाद, समुद्र में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाद क्या है, ये आपको प्राय नहीं दिखाई देती है, उसके पहले ही मिलती है। एक और एग्जांपल लिखा होगा मैंगो ट्री, मिला, मैंगो ट्री कहां नहीं मिलता है, ये जर्मनी और कनाडा, जर्मनी और कनाडा में मैंगो ट्री के लिए जलवायु नहीं है, वहां पर आम के पेड़ नहीं है। तो ये किसके कारण हो रहा है, जलवायु और टेम्परेचर के कारण।
स्लोहीम चीते हैं, इनको क्या चाहिए, ठंड में रहेंगे, बोलो सही है। इसी तरह ट्यूना फिश है, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उस लैटिट्यूड के पहले समुद्र के रहता होगा तो पाई जाती है, बाद में जाती नहीं है। जर्मनी और कनाडा में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसी जलवायु नहीं है कि वहां पर मैंगो ग्रो करें, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण। तो ये एक प्रकार का है। हाँ, अब इस टेम्परेचर के आधार पर हम जीव को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। कैसे कि कौन थोड़ा तापमान सहन कर सकता है और कौन ज्यादा सहन कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अब ठंड आ गई है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर स्वाभाविक है बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे पता चलेगा ठंड आ गई है तो 0 पे पहुंच गए हैं, है ना, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो अगर हमारी बॉडी अडॉप्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे चलो चलते हैं ऐसे स्थान पर जहां का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, है ना। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वहां क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, तो चले जाओगे नहीं चले जाओगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितने डिग्री तक सहन कर सकते हैं, उसके आधार पर कोई कम तापमान सहन कर सकता है ना, जैसे 37 है और जैसे ही 25 पे पहुंचा तो वो असहनीय हो जाएगा, उससे इतनी ठंडी फिर वो नहीं सहन कर पाएगा, है ना। अभी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जीव का क्या बनाना है, दो भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसके आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल। लिखो यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल। क्या मतलब है इसका, देखो ये अत्यधिक तापमान के वेरिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे इनकी बॉडी 37 पर है, अब कितनी भी ठंड हो जाए और कितनी भी गर्म हो जाए, इनको ये नहीं मरेंगे। मतलब ज्यादा तापमान के वेरिएशन को क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे वाइड रेंज, वाइड माने एक चौड़ा, बड़े रेंज को, है ना, वाइड रेंज टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। समझ रहे हो, वाइड का मतलब जैसे 37 पर हो, अब इधर भी और इधर भी बहुत दूर तक हम तापमान सहन कर लें। 50 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्मी पड़ रही है तो भी ना भगे ना मरे, है ना। और अगर तापमान 35 से 5 डिग्री आ गया तो भी हम ना मरे, तो लंबा हो गया। तो ये कैसे कहलाएंगे, यूरिथर्मल कहलाएंगे, जो है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा है कि ये अत्यधिक तापमान सहन कर सकते हैं, तो मान लो यहां का टेम्परेचर 2 डिग्री है और सतना का 7 डिग्री है, तो हम तो दोनों पे रह सकते हैं क्योंकि हम ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। और भी कहीं मैहर में 1 डिग्री है तो भी रह लेंगे, बोलो सीधी चले जाओ उधर भी सह लेंगे, है ना। तो इसके कारण जीवों का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हर जगह पर पाए जा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर उन्हें ज्यादा प्रभावित। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो लिख लेना वितरण बढ़ जाता है, वितरण बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज, हर जगह पर तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि इन्हें टेम्परेचर ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें बोलो ये नैरो है,
नैरो रेंज टेम्परेचर को सहन करते हैं। मतलब इनको ज्यादा टेम्परेचर हुआ, कम ज्यादा हुआ। जैसे देखो कभी कभी हम लोग देखते हैं जब एकदम कड़ाके की ठंड आ जाती है तो मच्छर मर जाते हैं, नहीं मर जाते हैं, अभी तो खाए ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही एकदम कड़ाके की ठंड या कड़ाके की गर्मी ही हो जाए तो भी मच्छर कम हो जाते हैं, है ना। तो ये है एक तरह से, ऐसे समझो। तो ये फिर इसका मतलब है कि वो उतनी दूर तक के टेम्परेचर को सहन नहीं कर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कम। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मैमल्स और बर्ड्स में होता है। देखो तुम्हें आदमी हर प्रांत में मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ, है ना। तो ये लिखने के बाद यहां नोट लगा के लिख देना कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन मैमल्स और पक्षी में होता है। ठीक है दिव्या, हाँ क्या लिखना है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन मैमल्स और बर्ड्स में होता है। यही ऐसे हैं जो सब जगह पाए जाते हैं। ठीक जानवी, हाँ कहा सोचा सर का नाम बिसारीगा होई, हाँ नहीं ऐसा है ना, हाँ है ना पलक, बिसरेगा है, और मेरा तो वैसे भी नहीं बिसरेगा। चलिए, तो ये एक मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। इसके बाद आप लिखेंगे वाटर। वाटर माने पानी, जल, वारी सलिल जल नीर, सब पानी ही है ना, वारी सलिल जल नीर। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन था, टेम्परेचर, पर ये भी महत्वपूर्ण एबायोटिक फैक्टर है। इट इज आल्सो, इट आएगा कौन सबसे ज्यादा प्रभावी, तो आप वही लगाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, बोलो, एबायोटिक फैक्टर। कोई ये कह सकता है अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट, चलो वो तो ठीक था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एनर्जी देता था कार्य करने के लिए, सही बात है ना। सोच लो अगर प्लांट को सूर्य का प्रकाश ही ना मिले, उसी में तो एनर्जी है, तो कहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, कहाँ क्या होगा, प्लांट ही मर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बाद तो मैं और भी लिखवाऊंगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सोचो कि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है, तो अगर पानी ही नहीं होता तो हम लोग ही नहीं होते, है ना। जीवन में पहली सेल बताया था 3 बिलियन वर्ष पहले बनी थी, कीमो ऑटोट्रॉप सेल, याद है। चलो, तो ये क्यों है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति पानी से है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है ना। बिकॉज ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम वाटर, लिखिए, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है। और क्यों जरूरी है, पानी प्लांट रिप्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। आपने देखा सुना होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, सुने हो। तो ये एक प्रकार से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हम कहते हैं प्लांट रिप्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज प्लांट रिप्रोडक्टिविटी। प्लांट रिप्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है।
एक बात बताओ कोमल, प्रकाश संश्लेषण सुनी हो? प्रकाश संश्लेषण में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और पानी यूज करते हैं, तब जाकर के क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। अगर पानी ना मिले तो क्या वो ग्लूकोज बना पाएंगे और तुम्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी? प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो पानी की ही होती है, पता है ना? पानी टूटता है और वही ऑक्सीजन हमें मिलती है। और सोच लो पानी ना होता तो ना वो टूटता और ना ही तुम्हें ऑक्सीजन, और वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हम कहते हैं कि यह मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आवश्यक है ना? लिखेंगे इट इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यूज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। उपापचयी क्रियाओं में भी उपयोग है इसका। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। प्लांट में तो ये अत्यधिक आवश्यक है, और इतना आवश्यक है कि प्लांट इसे अपनी बॉडी में स्टोर कर तक के रखते हैं, है ना? जैसे जेरोफाइटिक प्लांट। और इतना आवश्यक है कि प्रकृति ने इसके लिए इनको एडॉप्टेशन तक दे दिया है कि तुम्हारी पत्तियां मोटी कर देते हैं और उस पत्तियों में क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। सही बात है, ठीक है ना? तो लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है। हैंस द प्लांट स्टोर इट, हैंस प्लांट स्टोर इट, इसलिए प्लांट इसे स्टोर करते हैं, इसलिए प्लांट इसे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेरोफाइटिक प्लांट, मरुद्भिद पौधे, फॉर एग्जाम्पल जेरोफाइटिक प्लांट, एंड फॉर दिस एडॉप्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट, और इसके लिए प्लांट में क्या पाया गया है? एडॉप्टेशन माने अनुकूलन पाया जाता है कि पत्तियों में स्टोर कर लो, जब आवश्यकता पड़े तो यूज कर लो। क्या पता तुम्हारे पास पानी अब दोबारा कम मिलता है इनके पास, इसीलिए नेचर ने इनको एडॉप्टेशन भी दे दिया कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और देखो, क्या सर ये दुनिया में पानी कितने परसेंट है? पृथ्वी में पानी कितना परसेंट है? 72%। कितना? 72%। कम है? इतना ज्यादा तो वैसे भी है, तो भी नहीं पूछ रहा क्या? क्या बात है, कैसे साइलेंट हो? क्या बताएं सर, इतने दिन बाद आए हो तो पता नहीं, थोड़ा अजीब ही लग रहा है। ऐसी है तो कैसा फील बेटर? अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? इसका मतलब अच्छा लग रहा है कर रही है, माने अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है? देखो पानी तो इतना ज्यादा है प्राची, कितना ज्यादा है कि 72% है, लेकिन पानी की क्वांटिटी आवश्यक नहीं है, उसकी क्वालिटी आवश्यक है। अब तुमका समुद्र के पास ले जा खड़ा कर दें और कहा कि तुमका प्यास लगी है तब पी ले, तो वो तो अत्यधिक खारा है ना? तो पानी की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, उसकी क्या मायने रखती है? क्वालिटी। लिखेंगे जलीय जीवन के लिए फॉर द
एक्वेटिक लाइफ, फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन के लिए, फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन के लिए, जलीय जीवन के लिए पानी की मात्रा आवश्यक नहीं है, पानी की मात्रा आवश्यक नहीं है। क्वांटिटी ऑफ वाटर नॉट नेसेसरी, क्वांटिटी ऑफ वाटर नॉट नेसेसरी, इट्स क्वालिटी इज नेसेसरी, इसकी क्वालिटी आवश्यक है, इसकी क्वालिटी आवश्यक है। इट्स क्वालिटी इज नेसेसरी, क्वालिटी मतलब गुण उसके, क्वालिटी माने क्या, हाँ क्वालिटी, क्या उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिटी है, सुने हो ना क्वालिटी शब्द। सर पानी में क्या क्वालिटी हो सकती है, पानी तो पानी है, होती है, आपने खुद ही पिया है कि अरे ये बोर का पानी है, अरे ये तो 20 रुपये बॉटल का है, ये आरओ का है, और ये 20 रुपये वाला डब्बा वाला है, तो क्वालिटी है। ये नाली का पानी है, गंदा आता है ना, फार्मूला लेकिन सबका वही रहेगा, नाली के पानी का भी H2O वही रहेगा, कि चेंज हो जाएगा, नाली का पानी H2O प्लस नाली ऐसे थोड़ी ना आएगा कि आ जाएगा क्या जी, है नहीं तो वही रहेगा, है ना। अब देखो क्या है, क्या क्वालिटी चाहिए, लिखेंगे व्हाट इज क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्या क्वालिटी हो, पानी की क्या क्वालिटी हो, पानी की क्या क्वालिटी हो। तो सबसे पहला नंबर है पीएच ऑफ वाटर, पानी का पीएच, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो पीएच कितना चाहिए, नॉर्मल रहे तब तो ठीक है ना, अगर कम हो गया तो एसिड पानी हो गया, ज्यादा हो गया तो बेसिक पानी हो गया। तो पानी का पीएच। दूसरी बात, जीव उसमें रह रहे हैं, एनिमल उसमें रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, प्लांट उसे यूज कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन कितनी है ये भी तो होना चाहिए। दूसरा नंबर लिखेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन, घुलित, घुलित O2 कितनी है उसके अंदर, पानी तो है, क्या बोला, पानी तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है ना। एक चीज आपने सुना होगा, इस चीज को हम लोग BOD से भी देखते हैं, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या है ये, है ना, ये है पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो उसके अंदर बैक्टीरिया मंगा रहे हैं, डिमांड है बैक्टीरिया की, ठीक है। इससे भी हम पता लगाते हैं कि पानी कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है। अगला तीसरा नंबर, और क्या देखेंगे, घुलित ऑक्सीजन, मिनरल्स, बिल्कुल सही, क्या देखना पड़ेगा हमें, मिनरल्स। भैया उसके अंदर मिनरल्स क्या हैं, लिखेंगे मिनरल्स, क्या मिनरल्स हैं बताओ, मिनरल्स माने, है ना, क्या तत्व हैं क्या नहीं है, कमी क्या आवश्यक है ये देखना पड़ेंगे। और क्या देखोगे, इसकी सॉलिटी, लवणता, लिखेंगे सॉलिटी, कितना खारा है, खारा तो है चलो ठीक है, पर कहीं इतना तो नहीं है कि पी भरेगा ही नहीं, है ना। भाई हम किसी के घर में बोरिंग होता है, बोर का पानी आता है तो किसी का खारा रहता है, लेकिन हो गया इतना रहता है, कहता है इतना है कि काम पी सकते हैं, है ना, कि न पीवावे करे और कपड़ा धो दे सफेद सफेद निकल आवे, होता है कभी कभी, इतना खारा रहता है कि ऐसे साबुन लगाओ, पानी डालो, साबुन का आया नो झाग, फट गई साबुन, टंगा दो तो सूखेगा तो लह सफेदी, है ना। तो भैया उसमें नमक कितना है, साल्ट माने, हाँ लवण, है ना। इसके आधार पर ही हम पानी को 3 भागों में बांटते हैं, कहेंगे मीठा पानी, खारा पानी, है ना, और अत्यधिक खारा पानी, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसी पर लिखेंगे, जैसे फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, शुद्ध जल।
क्या है शुद्ध जल के लिए बताओ? सॉलिडिटी का पैमाना मेजर करते काहे से नापते हैं? कह पीपीटी से, पार्ट पर थाउजेंड, है ना, कितने हैं उसमें पर थाउजेंड में। तो इसमें जो होता है फ्रेश वाटर के लिए होता है 3 to 5, है ना, ये पीपीटी पर नापा गया है, पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड। तो जो फ्रेश वाटर है उसमें भी नमक है, लेकिन कितना? 3 से 5 पीपीटी तक के बीच में है, तो वो हम कहते हैं कि पानी कैसा है? कैसा है दुर्गेश नंदिनी? मीठा पानी है, फ्रेश, है ना। हाँ, आगे लिखेंगे खारा पानी, साल्टी वाटर। खारा बोलो, 30 से 35 पहुंच जाता है इसका पीपीटी। कितना पहुंच जाता है? 30 से 35। अत्यधिक खारा है, यही मेराइन वाटर है, समुद्री जल। हाँ, एक समुद्र है जिसको डेड सी कहते हैं, मृत सागर। कितने लोग सुने हैं डेड सी का नाम? इसकी जो पीपीटी है इतना ज्यादा है, सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है कि पहली पीपीटी तुम जान लो 100 से भी ज्यादा, 100 से ज्यादा पीपीटी है। अत्यधिक खारा, खारा, हाई खारा। कितना खारा? आपने सुना होगा एक ऐसे सागर का नाम बताओ जिसमें कोई नहीं डूबता, मृत सागर। आप तो तैरते नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से मृत सागर में कूद जाओ, नहीं डूबोगे। हैं? इसकी क्या बढ़ जाती है बताओ? सरफेस टेंशन अत्यधिक इंक्रीज हो जाता है, इतना ज्यादा 100 से अधिक 1000 में क्या आ गए हैं? साल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ठीक, चल बनाओ, लिखो। ठीक, तो कभी जाना हो तो जाना और तैर जाना, पर अभी नहीं जाना। कौन? ये है, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अभी नहीं जाना, युद्ध चल रहा है, इजराइल में है। पता चले गए तो युद्ध में फंस गए। हाँ, डेड सी में गए, डेड होके आ गए। कह देना, और उसका तो नाम ही था तो वही हुआ, जैसा नाम वैसा। है ना। हाँ, तो यही है। चलिए, तो 2 हो गए। अगला लिखिएगा लाइट। प्रकाश, है ना। ठीक, देखो भाई, थोड़ा थोड़ा लाइट टेम्परेचर से संबंधित है। क्या बात करते हो? जब प्रकाश ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, है ना। तो लिखेंगे इट इज रिलेटिव विथ टाइम, इट रिलेट विथ टाइम, इट रिलेट विथ टाइम, सॉरी टेम्परेचर। अब क्या है, बीच में फिजिक्स आ जाती है। कैसे है बोलो? टेम्परेचर से रिलेट करती है। सर, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लाइट कैसे प्रभावित करेगी हम लोगों को और प्लांट को। क्या तुम्हें लगता है कि करेगी? बताओ।
लिखो, एक तरफ लिखेंगे प्लांट में प्रभाव, प्लांट में क्या प्रभाव दिखाएगी थोड़ा देख लेते हैं, और एक तरफ लिखता हूं एनिमल या ऑर्गेनिज्म में, है ना, एनिमल में प्रभाव, इसमें क्या प्रभाव दिखाती है लाइट का प्रभाव देखो। देखो एक चीज तुम जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लांट का सबसे बड़ा प्रभाव है फोटो। अगर तुम प्लांट को लाइट नहीं दोगे बेचारा अपना ना खाना बना पाएगा, जो थोड़ा बहुत स्टोर रखा होगा वही खाएगा और धीरे धीरे मुरझा करके सूख जाएगा, मर जाएगा। सही है ना, तो है। दूसरा, आपने सुना है कि प्लांट में स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए लाइट भी जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस लाइट, है ना। तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लाइट का आना, लाइट का जाना, के प्लस और एच प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट होना, है ना जी। आयन क्या होते हैं, के प्लस और एच प्लस चलते हैं और स्टोमेटा बंद होता है फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होती है। फोटो पीरियोडिज्म, दीप्तकालिता, फोटो पीरियोडिज्म, ये एक टॉपिक रहेगा अपने चैप्टर में, इसको हम अलग से पढ़ाते भी हैं, है ना। क्या है वो आपको वहां पर पता भी चलेगा, फोटो पीरियोडिज्म क्या है। ठीक, तो ये है, इस तरह से ये इसे प्रभावित करेगा। एनिमल में क्या होगा भाई, पता चला 2 महीने से सूर्य नहीं निकल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, भाग जाएंगे। माइग्रेशन, अनुकूलन इतना जल्दी नहीं होता है, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है अनुकूलन, है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा माइग्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पलायन। अच्छा, माइग्रेशन। सबसे पहले तो भाग जाएंगे, है ना। ईटिंग हैबिट चेंज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन चेंज हो सकता है, सब चेंज हो जाएगा भाई। हर चीज के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर सारी चीजें होती हैं, बोलो। तो फिर ये सब क्या हो जाएगा, प्लांट वगैरह सबके लिए लाइट आवश्यक है। हाँ, कुछ प्लांट, क्या जी, कुछ प्लांट लो लाइट पर भी ग्रो करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जैसे घर के अंदर लगा दिए ना, उसे लगता बस रहे कि लगता है सूर्य निकला है, तो थोड़ा सा लाइट पाता रहेगा, उगता रहेगा। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट को घर के अंदर लगा देते हैं तो भी उगता जाता है। दूसरा मिंट, पुदीना, पुदीने के लिए भी लाइट, ये कैसे प्लांट हैं, स्लो लाइट पर ग्रो, इन्हें शेड कहते हैं। शेड, शेड वो होते हैं जो कम लाइट पर भी ग्रो करते हैं। चलिए लिखिए शेड, शेड, शेड। लिखेंगे सम प्लांट ग्रो इन लो इंटेंसिटी लाइट, सम प्लांट ग्रो इन लो इंटेंसिटी लाइट, कुछ प्लांट कम तीव्रता वाली लाइट पर भी ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट कम तीव्रता वाली लाइट पर भी ग्रो करते हैं। Some plant grow in low intensity of light, hence the adaptation present in these plant, अतः इन पौधों में एडाप्टेशन हो जाता है।
अतः इन पौधों में एडॉप्टेशन हो जाता है। अतः इनमें क्या हो जाता है? एडॉप्टेशन हो जाता है। कॉल्ड शेड, इन्हें शेड कहते हैं, इन्हें शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शेड कहते हैं। जैसे मिंट एंड मनी प्लांट, पुदीना और मनी प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड मनी प्लांट। चलो देखिए, अब प्रकाश के लाइट की बात करते हैं। कुछ तो कम लाइट पर ग्रो कर गए, जैसे मिंट और मनी प्लांट, लेकिन कुछ के लिए लाइट की एक निश्चित वेवलेंथ होती है ना? तो हम लिखते हैं लाइट फॉर प्लांट। काहे के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट के पास एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ सुने हो? क्या कहा जाता है? वेवलेंथ माने क्या होता है? तरंग दैर्घ्य, है ना? तरंग दैर्घ्य के आधार पर जो प्लांट यूज करते हैं, प्लांट यूज लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस बराबर प्लांट जिस लाइट की इंटेंसिटी को यूज करते हैं वो क्या होती है बताओ? पार होती है। क्या होती है बताओ? क्या कहते हैं उसे? PAR, पार। पार का पूरा नाम कितने लोगों को पता है? 1 2 पार पर थाउजेंड। फिर कौन बता रहा है पार्ट पर थाउजेंड? हाँ, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इतने ही वेवलेंथ पर क्या होगी? हो पाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं, इसका पूरा नाम लिखें, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इस लाइट की वेवलेंथ को, इस वेवलेंथ की लाइट को ही प्लांट क्या करते हैं बताओ? यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इससे ज्यादा और कम को नहीं कर सकते हैं। ठीक सर, ये कितना है वेवलेंथ? 400 से 700 नैनोमीटर। तो लिख देना पार कितने का है बताओ? बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनो। इससे कम वाली यूज नहीं करते हैं, है ना? यूवी रेस भी हो जाती हैं और वो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए हानिकारक है। याद है ना? तो प्लांट कितनी रेडिएशन जो यूज करते हैं, तो प्लांट जो यूज करते हैं वो क्या है? पार है। पार का पूरा नाम कितना कितना कहलाता है? छापा। बस हो गया। अब देखो, जब ये लाइट पानी पर पड़ती है तो कुछ गहराई तक जाने के बाद उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इंटेंसिटी, है ना? या हम कह सकते हैं कि उतनी तेज से इंटेंसिटी
समुद्र जैसे है तो समुद्र तो बहुत गहरे हैं, है ना। प्रशांत महासागर वगैरह 11-11, 12-12 किलोमीटर की ज्ञात जगह है ना। और पता नहीं अभी कितना रहस्य उसके अंदर पड़ा हुआ है कि पता चला कि अब समुद्र नहीं है, समुद्र है लेकिन अब उसके नीचे कुछ है ही नहीं, अब उसकी गहराई ही नहीं नाप पा रहे हैं कितना है ना। तो क्या इतनी नीचे लाइट चली जाएगी, ठीक है ना। तो समुद्र के अंदर भी कुछ लो इंटेंसिटी जो लाइट जाती है वहां पर सारे प्लांट नहीं पाए जाते हैं। अत्यधिक गहराई पर रेड अलगी पाए जा सकते हैं। क्या पाए जा सकते हैं, लिखेंगे। गहरे समुद्रों पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इन अ डीप सी गहरे समुद्रों में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इन अ डीप सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम लेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम लेस, तीव्रता कम हो जाती है। हेंस अतः यहाँ सभी प्रकार के प्लांट नहीं है। हेंस ऑल टाइप ऑफ प्लांट नॉट प्रेजेंट इन डीप सी, अतः यहाँ सभी प्रकार के प्लांट नहीं हैं, यहाँ सभी प्रकार के प्लांट नहीं हैं। रेड अलगी गहरे समुद्रों में पाई जाती है। रेड एल्गी फाउंड इन डीप सी, गहरे समुद्रों में क्या पाई जाती है, और यह लो इंटेंसिटी पर ग्रो करती है। एंड इट आल्सो ग्रो इन लो इंटेंसिटी, कहाँ पर ग्रो करती है, ये भी लो इंटेंसिटी पर ग्रो करती है। तो ये हो गया लाइट। अगला है सॉइल। सॉइल के लिए आपको कल आना पड़ेगा, ठीक। तो कल सॉइल पढ़ाएंगे, फिर ये देखेंगे कि ये कैसे प्रभावित करते हैं ये चार लोग, ठीक है।